हाँ जी, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। सर हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 6। 6। देख लो जल्दी से। एरिया अपने को देखना है। तो यहाँ पे ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का एरिया सेम बनने वाला है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। इनका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू 1 इंटू 4, ऐसा 2 टाइम्स, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं। प्लस जो एक रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 4। ये तो हो गया पॉजिटिव एरिया। माइनस नेगेटिव एरिया करते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम बनेगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1। बस जो बीच का रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2। स्क्वायर वो बन रहा है बेसिकली। ये तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आंसर आ रहा है 4 + 8, इधर से आ रहा है माइनस, इधर से आ रहा है 1 + 4 5। तो ये तो मेरा तो कुछ और आंसर आ रहा है। 12 - 5 7 आ रहा है। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? आंसर इसका 6 दे रखा है। क्या गड़बड़ की मैंने, बताना जरा यहाँ पे। टू इंटू 4 8। को दिख रही है गड़बड़? सर 2 से क्या कह रहा है? इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। यस, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, तो हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 6। आंसर इज 6। ओके, 2 टाइम्स एरिया। ओके, चलिए देखते हैं 29th। क्या कह रहा है 29th? A man crossing a river flowing with velocity 5 मीटर पर सेकंड। अरे ये तो वैसा क्वेश्चन है जो अभी अपन ने कल उससे लास्ट क्लास में देखा था। Velocity of river is 5 मीटर पर सेकंड. He reaches a point directly across a distance of 60 meters in 5 seconds. यहाँ से यहाँ पहुंच गया 5 seconds में. His velocity in still water should be. Okay, तो आपको यहाँ पे d दे रखा है 60 meters. यहाँ पे आपको दे रखा है क्या टाइम दे रखा है 5 seconds. और बोला है कि वो डायरेक्टली पहुंच गया इस डायरेक्शन में, अक्रॉस दैट he reached directly from A to B. तो आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। हालांकि ये 2D का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया एक, लेकिन ठीक है, हम कर चुके थे तो आप शायद आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर शुड बी, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो हम जानते हैं कि अगर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है A से B तक, तो ये कहीं इस डायरेक्शन में चला होगा, तो जाके ये फाइनली यहाँ कहीं पहुंचा होगा। एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और यहाँ पे आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर। हम जानते हैं कि जो टाइम यहाँ पे आता है वो आता है d बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर। दिस इज द टाइम, क्योंकि जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी लेनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट d इधर है, वेलोसिटी भी vs इस डायरेक्शन में है, तो ये टाइम मिलेगा। यहाँ पे अपने को दो चीजें गिवन है, टाइम 5 है, d 60 है, और ये vs आपको दे रखा है। अच्छा, vs निकालना है तो vs यहाँ से आपके पास आ जाएगा, vs शुड बी इक्वल टू 60/5 12। ओके, 12 मीटर पर सेकंड ये आ गया। vr आपको दे रखा है। अब तो क्वेश्चन हो गया, मोशन इन 1D का क्वेश्चन हो गया। रिलेटिव मोशन क्या पूछा है आपसे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमें पता है सारी बातें। वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखा है 12, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, यहाँ पे एक बात अब और अपने को देखनी पड़ेगी कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे आती हैं अपने पास, सब कुछ वेक्टर में है। तो अगर अपने को यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैं सबको आई जे में लिख लेता हूँ। दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप। 1D मोशन नहीं, ये 2D मोशन है। तो आई और जे ऐसे लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो आपने भी कैलकुलेट किया 12, लेकिन वो है जे कैप की तरफ, टुवर्ड्स जे। देखिए ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अपने को इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 12J माइनस 5I, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर ये पूछा होता तो अपना वेक्टर फॉर्म में ये आंसर होता, लेकिन आपसे
मैग्नीट्यूड पूछा गया है, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है, हम जानते हैं, तो आंसर आएगा आपके पास दिस। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 13 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। सो 2D का क्वेश्चन था, इसमें वैसे नहीं होना चाहिए था टेस्ट में, लेकिन ठीक है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। तो आंसर शुड बी 13, यस दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। चलिए देखते हैं जो आपका 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्या कह रहा है। पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके भैया, 20 मीटर ऊंचाई से इसको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे गिराया गया। देयर इज विंड blowing, due to which horizontal acceleration of the particle becomes 6 meter per second square। यहाँ पे क्या खास बात हो गई, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन भी आपको दे दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाई में तो हम जानते हैं जी होता है, ये तो है ही जी, पर एक्स में भी आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब क्या पूछा, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इट रीचेस ग्राउंड। तो एक्चुअली क्या होगा, इस पे इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन है, हवा के साथ साथ ये इस डायरेक्शन में चलेगा और जी की वजह से नीचे जाएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है, तो इसका जो एक्चुअली पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कहीं यहाँ के गिरेगा ऐसा। अब अपने को पूछा है कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना है, तो ठीक है, क्वेश्चन फिर से 2D का है, लेकिन हमें करना आता है। क्या करना आता है हमें, जब भी 2D क्वेश्चन हो, एक्स और वाई में इक्वेशंस बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल स्पीड इन एक्स 0, क्योंकि इसको ड्रॉप किया है तो नीचे भी स्पीड वाई की स्पीड भी 0 है, हॉरिजॉन्टल में तो वैसे ही 0 है, तो वाई में भी स्पीड 0 है। ड्रॉप किया है, देखो ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड 0। डिस्प्लेसमेंट, एक्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वाई का डिस्प्लेसमेंट जितनी है हाइट कवर कर रहा है 20 मीटर्स, मैं नीचे को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव एक्स, ओके, इसलिए मैंने +20 लिया है इसको। सिमिलरली एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आपको दे रखा है 6, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज जी 10 के बराबर, नीचे है, नीचे पॉजिटिव है इसलिए +10, और टाइम यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा सेम टाइम यहाँ भी लगने वाला है। तो अपने को पहले टाइम निकालना पड़ेगा, तभी अपन एक्स निकाल पाएंगे, और टाइम निकालने के लिए हमें पता है अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से टाइम निकालते हैं तो लिखूंगा s = ut + ½ at स्क्वायर, y डायरेक्शन वाला। s अपने को पता है 20 है, इनिशियल स्पीड 0 है, ½ × a यहाँ पे 10 है, t स्क्वायर मिल जाएगा। सो यहाँ से आएगा 5, 4, तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स। देखिए आ रहा है, ये 20 है, यहाँ से ये 5 आया, 20/5 इज 4 एंड t स्क्वायर इज 4, सो t इज 2 सेकेंड्स। तो टाइम मिल गया 2 सेकेंड्स, इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, दिस इज टाइम 2 सेकेंड्स। इसे अब यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे x, तो s = ut + ½ at स्क्वायर, अगेन u 0 है, ½ a यहाँ पे 6 दे रखा है, टाइम का स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, यहाँ से आपको x मिल जाएगा 12 मीटर्स, दिस इज योर आंसर। सो अगेन मोशन इन 2D का क्वेश्चन था, बट किया जा सकता था अगर हमें ये बनाना आता है। हर एक मोशन इन 2D के क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से हम अप्रोच कर सकते हैं। डन हर्षिल, सारे क्वेश्चन? यस सर। और भी कोई है तो बताओ, बाकी बचे में से बिफोर 22 वाले क्वेश्चंस। अर्पित, एनी क्वेश्चन? बताइए। आवाज नहीं आई, क्या बोला, वापस बोल। सर सेकंड वन एक बार समझाओ। यस सर, सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो। The position of a particle moving in the xy plane, 2D motion, at any point in time t is given by this and this. Select the correct statement about the moving particle from the following. Okay. तो आपको दो चीजें दे रखी है, x का जो मोशन है उसको इस इक्वेशन से गवर्न किया गया है -6t, और y की जो मोशन है उसको इस इक्वेशन से गवर्न किया गया है t² - 2t। ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे दे रखी हैं। पूछा गया select the correct statement from the moving particle from the following, about the moving particle from the following। क्या कह रहा है, एक कह रहा है the acceleration of the particle is 0 at t = 0 second, acceleration की बात हो रही है, पहली बात।
दूसरी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, दूसरी वेलोसिटी की बात हो रही है। अगेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बेसिकली आपको यहाँ से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप जो भी समय दे रखा है, जो भी टाइम वहां पे गिवन है, वो वैल्यू अपन वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे निकालें? फिर से वही बात, पहले वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकलेगी तो dx by dt, जो डिस्प्लेसमेंट उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। टाइम के साथ वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 6t - 6। डिफरेंशिएशन तो पता ही है, t स्क्वायर का इज 2t, 3 into 2t is 60, और ये 60 है, इसका हो जाएगा 1, t का 1 तो बचा 6। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जो वेलोसिटी आई उसको डिफरेंशिएट करके। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो 6t का डिफरेंशिएशन इज 6, और आगे जो 6 है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो दिस इज द एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना मिल रहा है? 2t - 2, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन देखेंगे तो मिलेगा 2। ये आपके पास आ गया, दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, कुछ बोला नहीं है कि एक्स या वाई। इसका मतलब होता है कि नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो नेट वेलोसिटी वी नेट अगर वेक्टर में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दिस इज द नेट वेलोसिटी। कितना कितना दे रखा है? वी एक्स इज 6t - 6 आई कैप, वी वाई 2t - 2 जे कैप, दिस इज द वी वेलोसिटी वी। इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए नेट लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ए एक्स कितना दे रखा है? एक्स 6 आई कैप, ए वाई 2 जे कैप, ये एक्सेलरेशन हो गया आपका। तो एक्सेलरेशन तो देखो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन में टाइम का कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। पर अपने को बात करनी है यहाँ पे वेलोसिटी की। ओके, पहला जो एक्सेलरेशन वाले वो पढ़ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t = 0। भाई एक्सेलरेशन तो कभी 0 है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। दूसरी बात यहाँ पूछी गई, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0। एक्सेलरेशन तो ठीक है, ये कभी 0 नहीं हो रहा, पर वेलोसिटी के बारे में चेक करना पड़ेगा कि ये कभी 0 है कि नहीं। ओके, अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t = 0 सेकंड। ओके, तो बेसिकली वेलोसिटी के 0 होने की सारी बातें यहाँ पे कर रहा है वो, तो वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं। वेलोसिटी को 0 रख लो, वेलोसिटी 0 रख रहे हो मतलब ये भी 0 जाना चाहिए, ये भी 0 जाना चाहिए। कब हो रहा है 0? 6t - 6 = 0, t = 1 सेकंड, और यही आंसर यहाँ से भी मिलना चाहिए। देखो 2t - 2 = 0 यानी t = 1 सेकंड, दोनों सेम ही मिलना चाहिए। एक है तो टाइम पे 0 होगा पूरा। कोई वेक्टर का 0 होना मतलब उसके सारे कंपोनेंट 0 हो जाना, i वाला भी, j वाला भी, k वाला भी, तभी वो पूरा वेक्टर 0 कहलाता है। अगर पूरी वेलोसिटी 0 है मतलब इसका i भी 0 होना चाहिए, इसका j भी 0 होना चाहिए, इसका k भी 0 होना चाहिए। तो यहां से आपको मिल गया at t = 1 velocity is 0, so your answer is option C, कि the velocity of the particle is 0 at t = 1 second. Clear? यस सर। Okay, और बताओ नीट वाले बच्चे भी, किसी को कोई डाउट याद आ गया तो पूछ सकता है बिल्कुल। सर 12 and 13। 12 and 13 हर्षल। ट्वेल्व, देखिए क्या कह रहा है 12। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। एक अच्छा सा रिलेशन आपको दे दिया, x = k by b 1 - e⁻ bt, ऐसा एक रिलेशन है। देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, बेसिकली डिफरेंशिएशन करना है। x दे रखा है टाइम के साथ, वेलोसिटी पूछी गई है, dx by dt आपको कैलकुलेट करना है। डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स हम याद करते हैं। क्या क्या रूल्स थे? कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर रहता है, सो k by b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो गया। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, हो गया 0, माइनस e⁻x का डिफरेंशिएशन सेम रहता था, e⁻x चेंज नहीं होता था, सो दिस इज e⁻ bt। लेकिन यहाँ पे सिर्फ t ना होके -bt है, जब भी इस टाइप का चीजें बनती हैं जहां पे सीधा सीधा फंक्शन ना होके x या t ना होके उसका रिलेटेड कोई फंक्शन हो, -bt जैसे हो गया, या t² + 1 हमने पहले देखा था, ऐसा कुछ हो गया, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -bt को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा -b। ये हो गया आपका चेन रूल। चेन रूल से हम इसको समझ सकते हैं।
तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस b से वो b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा e रेज़ टू पावर माइनस bt इनटू k। दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, b से b कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, यहाँ से ये बचा, यहाँ से बचा, k इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस bt। दिस इज योर आंसर, k इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस bt। क्लियर? तो चेन रूल वाले डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी फंक्शन में, जैसे अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करो, ये x है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो dx बाई dt जब करोगे तो मैं पता है साइन का होता है cos, तो इसको एज इट इज कर दो cos t स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं कि अंदर सिर्फ t नहीं है, t का एक फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2t, t स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 2t, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2t cos ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो ये चेन रूल वाले क्वेश्चंस हैं, इन पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस आप लोग इसको कीजिए। डन हो जाएगा? यस सर। ओके, 13 पूछा था ना? तो 13 देखते हैं, चलो 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है? A bead is free to slide down a smooth wire tightly stretched between points A and B। एक वायर यहाँ पे बांध रखा है A और B के बीच में, जिसपे एक बीड है, एक मोती है जो इस पे स्लाइड कर सकता है। ऑन अ वर्टिकल सर्कल, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं A और B, वर्टिकल है मतलब mg का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। If the bead starts from rest at A, the highest point on the circle, then जब ये यहाँ से चलना शुरू हुआ है तो आगे के ऑप्शंस हैं, इट्स वेलोसिटी v on arriving at point B is proportional to cos theta। okay, time to arrive at B is independent of theta, time to arrive B is proportional to cos theta, both A and B। बेसिकली आपको जब ये यहाँ पहुंच जाएगा B पे, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इसको कितना टाइम लगेगा, इस 2 टाइप के आपके पास क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन में अपने पास ये 2 आते हैं। तो अपन बात करते हैं इसकी कि जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो जब ये बीड कहीं बीच में होगा, इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल मतलब ऐसा एक रिंग खड़ी रखी हुई है यहाँ पे ऐसे, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई आ रहा है, तो mg इस पे हमेशा एक्ट करेगा नीचे, तो mg एक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने पहले सीखा था कि जब mg के अपने को कंपोनेंट्स लेने पड़े तो कैसे लेते हैं। यहाँ पे दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये g है, तो इस तरफ आएगा g cos थीटा, इस तरफ आएगा g sin थीटा। इसका जो मोशन है वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन है वो है g cos थीटा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? g cos थीटा। तो हमें जो एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा इसके मोशन के लिए वो होगा g cos थीटा। ठीक है, शुरू किया इसने A से, तो इनिशियल वेलोसिटी एट A इज 0, रेस्ट से शुरू किया, स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, देन एक्सेलरेशन along this direction is g cos theta। डिस्टेंस इसने जो कवर किया s, वो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये जो भी चल डिस्टेंस l मान लेते हैं अपन की, ये जो वायर की लेंथ है वो l है, वायर लेंथ इज l। ओके, l इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अपने को पूछा क्या पहली बात, कितना टाइम लगेगा, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो l इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g cos थीटा इनटू t स्क्वायर। यहाँ से देखो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपके पास 2l बाई g cos थीटा का रूट, ये आ गया टाइम। दूसरी बात आपसे पूछी कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो v निकालना है, u 0 है, दिस इज g cos थीटा इनटू टाइम t, और t तुमने यहाँ से अभी कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से v मिल जाएगा g cos थीटा इनटू टाइम t, t इज ये आप इसको ऐसे देख लो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से भी देख सकते हैं इसको, हाँ वो देखना ज्यादा आसान रहेगा, इसको आप ऐसे देख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर ऐसा है तो v स्क्वायर फाइनल निकालना है, दिस इज 0 प्लस 2a, a इज g cos थीटा इनटू l, तो यहाँ से v आपको मिलता है रूट g cos थीटा इनटू 2l, ये भी मिल रहा है साथ में। तो अब आपके ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, पहला ऑप्शन कह रहा है
कि its velocity v on arriving b is proportional to cos theta. तो velocity is proportional to cos theta. b is independent. Time to arrive at b is independent of theta. ये तो गलत है, time theta पे depend कर रहा है. Time to arrive at b is proportional to cos theta, नहीं inversely proportional है. तो yes, option A and B ये आपके दोनों फाइनल आंसर आ जाएंगे. Option A and B. Clear? Yes, sir. हो जाएगा, ठीक है. चलिए और बताइए. Any other question? Anybody? NEET में भी Sir, 17. 17 हर्षल. देखो क्या कह रहा है. The positions of two cars A and B are this: XA is equal to AT plus BT square and XB is FT minus T square. यहाँ A, B, F ये सारे constants होते हैं. At what time both the cars will have same velocity? तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है इसमें? वेलोसिटी निकालो, इक्वल करो, क्या दिक्कत हुई इसमें? VA कैसे मिलेगी? डिफरेंशिएशन करो XA का. डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा? A plus 2BT. VB वेलोसिटी कैसे मिलेगी? XB का डिफरेंशिएशन करो टाइम के साथ, तो मिलेगा F minus 2T. पूछा है कि दोनों वेलोसिटी सेम हो, इन दोनों को इक्वल कर दो, तो A plus 2BT is equal to F minus 2T. टाइम को एक तरफ ले लो, तो ये इधर आ गया, उधर चला गया. F minus A is equal to 2BT plus 2T. यहाँ से जो आपको आंसर मिल जाएगा T का, वो मिल जाएगा F minus A by 2B plus 2. This is your answer. F minus A by 2B plus 2. This is your answer. Option B. ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था. इसमें तो बस वेलोसिटी इक्वल करनी है डिफरेंशिएट करके. और बताओ. Tenth one. 10th. देखो भाई, a ball is released from the top of a tower of height h meters. रिलीज किया है, ठीक है. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 seconds? ये आपसे पूछा गया है. एक टावर से हाइट h है मान लेते हैं, दे रखा है वैसे. यहाँ से इसको रिलीज किया गया, मतलब इनिशियल स्पीड है इसकी 0. इसको पूरा नीचे तक आने में टाइम लगता है t सेकंड्स में बिल्कुल ग्राउंड तक पहुंच जाएगा. आपसे पूछा गया कि इसकी पोजीशन क्या होगी एट t by 3 टाइम पे, एट t equal to t by 3. ये कितना चल चुका होगा अगर इस बारे में बात करें. तो मुझे पता है कि नीचे आने में जो टाइम लगता है इसको पूरा टाइम वो लगता है √2h/g. ये अपन कई बार देख चुके हैं कि जब ड्रॉप करते हैं तो नीचे आने में टोटल टाइम इज √2h/g. और ये टोटल टाइम आपको दे रखा है कैपिटल T के बराबर. ये टाइम आपको गिवन है. आपसे पूछा गया t by 3 पे, तो जब यहाँ से चलना शुरू किया, लेट्स से कहीं यहाँ पहुंच गया, दिस x t equal to t by 3 पे ये यहाँ पहुंच चुका है. ये x अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, s equal to ut plus half t स्क्वायर से, या y मान लो, अपन y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y मान लो, दिस इज y. y कैसे मिलेगा? u इनिशियल स्पीड 0, हाफ t स्क्वायर तो हाफ g is 10 into t स्क्वायर, t is t by 3 का स्क्वायर. इतने टाइम पे पूछा है ना आपसे, t by 3 पे पूछा है, ये आ जाएगा. तो यहाँ से y मिलेगा 5 into t स्क्वायर by 9. और देखो t स्क्वायर में यहाँ से लिख सकता हूँ, दिस इज t स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2h/g, है ना. एक काम करते हैं, g को यहाँ रिप्लेस कर ही देता हूँ अपन, तो ये हो जाएगा h/5. g को 10 डाल दिया, ये हो गया h/5. तो t स्क्वायर की जगह पर डालना है मुझे h/5 into h/5, तो आंसर आया h/9. ये इसकी पोजीशन है h/9. पर ये पोजीशन कहाँ से है? ये पोजीशन ऊपर से है. दिस इज द h/9 फ्रॉम टॉप. हमने ऊपर से डिस्प्लेसमेंट देखा, यहाँ से मोशन शुरू हुआ, इतने टाइम में यहाँ तक पहुंचा, दिस इज द पोजीशन ऊपर से. आपको पूछी पोजीशन सारी फ्रॉम द ग्राउंड,
तो फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन ये आपसे पूछा गया बेसिकली, ये कितना होगा? दिस इज h माइनस h बाई 9 विच इज 8h बाई 9। तो ये आपका आंसर आएगा 8h बाई 9, ऑप्शन सी। 8h बाई 9 इज योर आंसर। डन। डन हर्षल, हो गया ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट है तो बताओ इसमें जल्दी से। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? चलो और बताओ, और कोई डाउट है तो। निष्ठा, एनी डाउट इसमें तुम्हारे नीट में? नो सर। ओके, ठीक है। तो कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी। बातें ऐसी हैं कि जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत रहती है हमेशा पेपर सॉल्व करने में। इनिशियल फेज है, आप पहले दूसरी बार ही पेपर दे रहे हैं, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। अगर आप अभी से इसके पीछे थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप अपने एग्जाम टाइम तक, एक्चुअली जब जेई नीट आप देंगे उस टाइम तक आते आते बहुत इसमें एफिशिएंट हो चुके होंगे। बस प्रैक्टिस क्या करनी है इस बारे में ध्यान रखिए हमेशा। प्रैक्टिस ये करनी है आपको कि क्वेश्चन में, सॉरी पेपर में, हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि पेपर में हमेशा आपको 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपका समय बर्बाद करने के लिए ही होंगे। तो इसका करना क्या है, जब भी आप प्रैक्टिस करें, घर पे बैठ के आप क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपको उस क्वेश्चन से नहीं हो पा रहा है, आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो। आपने उस पर 5 मिनट दे दिए हैं और आपसे नहीं समझ में पा रहा है कि क्या करें, उस समय के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन करो। अपनी आदत सुधारो कि एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। अगर आपके पास फिर से टाइम बचता है तब आप फिर से उन क्वेश्चंस पे आओ। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस समय वो क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं कर रहा होता कि इसमें क्या करें, लेकिन जब आप वापस घूम के उस पे आते हो ना, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगता है। आपको अचानक से चमकेगा कि अच्छा यार इसमें तो ये करना था, और तब आपका टाइम बचेगा। आप उस क्वेश्चन को जो आप पहले 5 से 10 मिनट लगाते, 2 मिनट में आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो इसमें आपको सीखनी होगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से काम नहीं चलेगा। जेई और नीट ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे दुनिया भर के बच्चे पढ़ रहे हैं। कोचिंग आप जानते ही हैं कि बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। किसके पास क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का तरीका है, वो यहाँ पे अपना सक्सेस हासिल करेगा। तो कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होते हैं, सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला। वो तो बेसिक है, बेस है, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद ये सारी टेक्निक्स आपको काम पे लेनी पड़ेंगी कि आप अपना टाइम बचा पा रहे हैं या नहीं। आप हर क्वेश्चन पे टाइम कितना यूज कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं वहां पे। और ये आएगी प्रैक्टिस से। तो आप जब भी क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन के लिए शुरू शुरू में, अभी कुछ दिनों के लिए, हर क्वेश्चन का टाइम नोट करो। किसी भी क्वेश्चन को अगर 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, अगर आपकी, जैसे मैं बात करता हूँ मोशन इन 1 डे की, आपने इस पे अभी सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज्यादा आपको लगते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को उस समय के लिए छोड़ो, अगला क्वेश्चन करो। ऑब्वियसली नया चैप्टर है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उसको 10 मिनट कर लो नए चैप्टर के हिसाब से। लेकिन कोई पुराना चैप्टर आप जब रिवाइज कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 5 मिनट से ज्यादा एक को नहीं देना है। आदत सुधारनी पड़ेगी अभी से। अगर आप लेके बैठे रहे ना, तो एग्जाम में भी लेके बैठे रहोगे और वो आपका टाइम खा जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, बराबर हैं। आप चाहे एक क्वेश्चन के पीछे अगर 10 मिनट दे दिया आपने, और उस टाइम में अगले 3 आसान क्वेश्चन आपसे छूट गए, तो सोचो आपका नुकसान हो गया 12 नंबर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है यहाँ पे टिप है, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दूसरी बात, बिना कंसिस्टेंसी के, बिना परसिस्टेंट के आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी में किस हिसाब से कह रहा हूँ, अगर आप आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, फिर परसों पढ़ रहे हैं, फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा।
आपने एक पेपर को बहुत लाइटली दे दिया कि अच्छा ठीक है अगले पेपर में पढ़ लेंगे, नहीं चलेगा काम। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप चाहे दिन के 3 घंटे पढ़ो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि आप 8-8 घंटे बैठ के लोग दिन भर लगे रहो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। आप दिन के 3 से 4 घंटे अगर इसके लिए पढ़ते हो अपने एग्जाम पे फोकस करके, लेकिन रोज पढ़ते हो बिना किसी ब्रेक के, तो आप यहाँ पे सक्सेस अपनी श्योर कर सकते हो। अगर आप ढीले पड़े बीच में जरा भी, तो ये समझ लेना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। एक एक मार्क पे कई सारी रैंक्स यहाँ पे आप पीछे हो जाते हैं, और हर रैंक के करस्पॉन्डिंग कॉलेज हम जानते हैं इस बात को, काउंसलिंग को। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लगातार पढ़ना है। आप दिन का शेड्यूल फिक्स कर लो, 3 घंटे 4 घंटे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इट्स ओके। 3 घंटे बहुत है, 4 घंटे बहुत है, लेकिन वो रोज करना है, वो रोज पढ़ना है। क्लियर है निष्ठा ये बात? यस सर। रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, तो चलिए अपनी फिर क्लास यही खत्म करते हैं अपन। अब जो सर्कुलर मोशन अपने को शुरू करना था वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि रोज अपना शेड्यूल फिक्स करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे, उसको शेड्यूल को नहीं ब्रेक करना है। आप अपने हिसाब से रखो, आपको खेलने जाना है, आपको बात करनी है, आपको टाइम पास करना है, मूवीज देखनी है, सब इंक्लूड करो उसमें, पर जो 3 घंटे आपके पढ़ने के हैं वो होने ही चाहिए, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसके हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करो और उस पर पढ़ना शुरू करो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।